हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, ये सब्जेक्ट ऑल ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं जो भी आपको ये खंड दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, धात्विक संक्षारण को परिभाषित कीजिए। धात्विक संक्षारण को परिभाषित कीजिए, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए ये जंक होता है, जंक का रासायनिक सूत्र लिखिए और विद्युत लेपन विधि समझाइएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चंस है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जैसे धात्विक संक्षारण को परिभाषित कीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा है जो भी धातु को जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। विद्युत लेपन विधि समझानी है, तो ये आपके एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होंगे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अगर इसके इंग्लिश में बात करें तो डिफाइन मेटेलिक कोरोजन, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट या फिर रस्टिंग, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। तो आपको क्या करना है, मेटेलिक कोरोजन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और जो भी कोरोजन लगता है जैसे आयरन पर लगता है तो उसका आपको फार्मूला लिखना है कि फार्मूला क्या होता है, और एक्सप्लेन करना है, यानी कि उसको बताना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड क्या है जिससे रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि उदाहरण सहित स्नेहकों में योगज यौगिक के महत्व को समझाइए तथा स्नेहकों को परिभाषित कीजिए। तो हिंदी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि उदाहरण सहित स्नेहकों के जो यौगिक हैं उनका महत्व समझाना है और स्नेहकों की जो परिभाषा है उसको आपको बता देनी है। इंग्लिश में देखें तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिव कंपाउंड्स लुब्रिकेंट विद एग्जाम्पल एंड डिफाइन लुब्रिकेंट्स। आपको क्या करना है कि अच्छे से एक्सप्लेन करना है, पॉइंट वाइज लिखना है कि एडिटिव कंपाउंड्स लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, उनका एक एक एग्जाम्पल लिख देना है और डिफाइन करना है कि लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन आप कैसे बताते हैं, तो वो आपको वहाँ पर लिख देनी है। आपका आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ पर अगर इतना भी आप लिख देते हैं तो आपके कंप्लीट फुल मार्क्स आएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्या हम लोहे की कील को CuSO4 जो कॉपर सल्फेट होता है विलयन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा कि कैन वी कीप आयरन नेल इन CuSO4 सॉल्यूशन। तो ये आपको बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिएगा जिससे कि आपको पेपर में लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिरोधक विलयनों के pH अथवा POH का मान ज्ञात कीजिए और हेंडरसन समीकरण को लिखना होगा। बफर विलयन का महत्व भी आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन एक के बाद एक ऐड हुआ है। जैसे प्रतिरोधक विलयकों के pH, ठीक है, अथवा POH मान ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करने की जो हेंडरसन समीकरण है उसको भी आपको वहाँ पर लिख करके बताना है। साथ ही में इसके साथ क्वेश्चन दिया गया है कि बफर विलयन का महत्व क्या है उसको भी आपको बताना है। पहले बफर विलयन की डेफिनेशन लिखिएगा और उसका जो इंपॉर्टेंस है, उनका जो महत्व है वो आपको लिख देना है। इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ दिखेगा, राइट हेंडरसन इक्वेशन टू डिटरमाइन द pH और POH वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सॉल्यूशन। रेजिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब क्या है कि रेजिस्टेंट क्या होता है, प्रतिरोध को बोलते हैं। तो प्रतिरोध विलयकों के जो pH अथवा POH बोलते हैं उसका मान ज्ञात करने की जो हेंडरसन समीकरण है उसको आपको वहाँ पर लिखना है। साथ ही राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, क्या यूज़ होता है उसका, वो आपको वहाँ पर बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन मिलता है, जैव बहुलक क्या होते हैं।
जैव बहुलक क्या होते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएगा कि किन्हीं 4 संश्लेषित जैव बहुलकों के नाम और उसके उपयोग। देखिए यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो विस्तृत क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर आपका बन जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, जैसे जैव बहुलक क्या होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर, किन्हीं 4 संश्लेषित जैव बहुलकों के नाम, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और जैव बहुलकों के उपयोग क्या होते हैं उसको आपको 3 से 4 पॉइंट में बता देना है। इंग्लिश में आपका लिखा हुआ होगा व्हाट आर बायोपॉलीमर्स, व्हाट आर बायोपॉलीमर्स, राइट द नेम एंड यूजेज ऑफ एनी 4 सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स, ये आपको बता देना है। मतलब बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं और उनके नाम लिखने हैं, यूज़ लिखने हैं किसी भी 4 सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स के, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि संघनन तथा योगात्मक बहुलकों में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संघनन क्या होता है और योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, उनमें अंतर आपको बता देना है और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल दे करके उसको स्पष्ट करना है कि क्या और कैसे इनको देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें इसके इंग्लिश में अगर देखें इस क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमर्स विद एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर्स में, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है। जैसे आप डिफरेंस लिखोगे तो लास्ट का पॉइंट उसका एग्जाम्पल का लिख देना, वही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएनटी तथा डायनामाइट विस्फोटक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीएनटी तथा डायनामाइट विस्फोटक क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो टीएनटी एंड डायनामाइट एक्सप्लोसिव क्या हैं और इनका यूज़ क्या है, ये आपको पॉइंट वाइज बता देना है। साफ साफ तरीके से आपको पॉइंट बना करके लिखना है, जिससे कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे वो आपको फुल मार्क्स दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रंग रोगन तथा वार्निश के बीच अंतर बताइए। रंग रोगन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वार्निश क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो जाएगा। दूसरा इसका यूज़ क्या होता है, वार्निश का यूज़ क्या होता है, रंग रोगन का यूज़ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना होगा कि ये बनता कैसे है, ठीक है, रंग रोगन वार्निश कैसे बनता है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में अगर देखें तो रंग रोगन और वार्निश का यूज़ क्या होता है, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट में आप लिखोगे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो ये आपके डिफरेंस यानी कि अंतर बन जाते हैं। अगर 4-5 ये पॉइंट आपको पता है तो आप डिफरेंस आसानी से बता सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वार्निश, पेंट और वार्निश में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको 5-6 पॉइंट में लिख देना होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन के आता है, उसके पार्ट्स आते हैं क्वेश्चन के, तो 2 पार्ट्स के आंसर देने हैं। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किन्हीं 2 के निर्माण की विधि एवं उपयोग बताइएगा। आपको बहुलक दिए गए हैं, उनमें से कोई भी 2 बहुलक कैसे बनते हैं और उनका क्या उपयोग है ये आपको बताना है। जैसे एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, ठीक है। इनमें से देखिए ये 4 दिए गए हैं, तो इनमें से कोई 2 आपको ले लेने हैं जो आपको पता होगा अच्छे से, और उसका जो डेफिनेशन है कैसे बनता है, क्या उसकी विधि है और क्या उसका उपयोग है, ये आपको लिख लेना है। जैसे डेक्रॉन, नायलॉन 6, बुना बुना 5 और यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है। तो यहाँ पर 4 आपको दिए गए, डेक्रॉन, नायलॉन 6, बुना एस और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको क्या कर देना है, कोई भी 2 जो आपको याद है, अच्छे से याद हैं, तो ये आपको इनके जो निर्माण की विधि है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और इनके क्या क्या यूजेस हैं और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये आपको लिख देने हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 आपको याद करके जाने हैं। इन 4 में से आपको 3 डेफिनेटली वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अलग से भी बन करके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत संयोजक बंध जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। तो वैद्युत संयोजक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड एवं सह संयोजक बंध जो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, उनमें अंतर क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, ये आपको बता देना है। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है ये आपको याद करना है, और याद करके एक इस तरीके से डिफरेंस बनाना है कि 4 से 5 पॉइंट आप आसानी से लिख सकें, जिससे कि एग्जामिनर कॉपी चेक करने में कोई भी कन्फ्यूज़न ना करे।
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं जैसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, तो ये आपकी शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, टिप्पणी हो जाएगी। नेक्स्ट में आपको ईंधन का कैलोरी मान यानी कि जिसको जीसीवी एंड एनसीवी बोला जाता है तथा ऊष्मीय मान जिसको एलसीवी और एचसीवी बोला जाता है, ये आपको बताना है। सही से एक्सप्लेन करिएगा, यही आपकी टिप्पणी कहलाती है कि इसके ऊपर एक लेख लिखना है, यानी कि एक 4 से 5 लाइन का एक थ्योरी आपको लिखनी होती है इसके ऊपर कि कितना आप इसके बारे में जानते हैं, यही इसकी कहलाती है टिप्पणी। कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है, यही बोला जाता है ईंधन का कैलोरी मान और निम्न ऊष्मीय मान जिसको कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, तो इसको आपको शॉर्ट नोट में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बफर विलयन क्या है, बफर विलयन के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। देखिए बफर विलयन क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, साथ ही बफर विलयन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार हैं, उसको एक एक उदाहरण सहित आपको बता देना है। तो व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन विद एग्जाम्पल, बफर सॉल्यूशन के टाइप क्या क्या हैं उनको एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल भी उसका दे करके चलना है। तो यही आपकी कंप्लीट इसकी आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए थर्ड, विद्युत रासायनिक संचारण क्या है, विद्युत रासायनिक संचारण क्या है बताइए तथा संचारण से बचाव समझाइए। देखिए विद्युत संचारण क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके नुकसान से कैसे हम बच सकते हैं, तो ये आपको लिख देना है। इंग्लिश में देखिएगा एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल लॉस एंड एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल लॉसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल लॉस होता क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल लॉस से कैसे बचा जाए उसको आपको एक्सप्लेन करना है। 6 से 7 लाइन में आपको आंसर लिखना होगा और वो भी साफ साफ तरीके से। निम्नलिखित भागों में से किन्हीं 5 भागों के उत्तर दीजिए। देखिए कौन कौन से, फर्स्ट में है क्वांटम संख्या क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 2 नंबर में 1 नंबर में बन सकता है कि क्वांटम संख्या क्या है, साथ ही यह कितने प्रकार की होती है। द्वितीयक क्वांटम संख्या जिसको L=3 के लिए सभी संभव क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और इस बार भी क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। क्वांटम संख्या क्या होती है ये आपको याद कर लेना है। जैसे व्हाट इज़ क्वांटम नंबर, वह कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, यानी कि जो क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर है, वो कितने टाइप के होते हैं। द्वितीय क्वांटम संख्या L=3 के लिए जो सभी संभव क्वांटम संख्याएं हैं उनका मान क्या होगा, यानी फाइंड द वैल्यू L=3 ऑफ ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर फॉर द सेकंड क्वांटम नंबर, यानी कि द्वितीय क्वांटम नंबर के लिए L=3 में कितने संभव क्वांटम संख्याओं की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो आपको यहाँ पर बता देनी है। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिएगा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण लिखिएगा। जो इनके लक्षण होते हैं यानी कि जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को अच्छे से आप पढ़ करके जाइएगा, इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो आपको देख लेने हैं। तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्यों ये डी और पी ब्लॉक में ही रखे गए हैं, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट है स्फुरक तथा मेघ बिंदु को परिभाषित कीजिए। स्फुरक क्या होता है, जैसे फ्लैश, ठीक है, फ्लैश और यहाँ पर क्लाउड पॉइंट, फ्लैश और क्लाउड पॉइंट क्या है उनकी डेफिनेशन आपको देनी है, यानी कि उनको डिफाइन करना है बस, और कुछ नहीं, केवल इनकी डेफिनेशन जो होगी वो आपको लिख देनी है, आपके फुल मार्क्स आएंगे। निम्न में से व्याख्या कीजिए। अब देखिए इनकी व्याख्या का मतलब क्या है कि इनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल और इनका यूजेज यानी कि इनका उपयोग क्या क्या है, उदाहरण क्या है, ये आपको लिख देना है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है ये आपको बता देना है। इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये आपको देख लेना है। बेकेलाइट तथा ऑर्लॉन यानी कि बेकेलाइट और ऑर्लॉन क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन देखिए। जो भी व्याख्या होती है वो कैसे लिखी जाती है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन के साथ साथ आप उसका उपयोग बताइएगा, कैसे निर्माण विधि इसकी होती है, कैसे इसको जो है फॉर्म किया जाता है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, और लास्ट में इसके क्या क्या यूज़ हैं और एक एग्जाम्पल लिख करके बता दीजिएगा। यही आपकी क्या होती है, इसकी व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू जलापूर्ति का विसंक्रमण क्यों आवश्यक है? किन्हीं दो विधियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो केवल आपको 3 में से 2 पॉइंट का आंसर देना होगा कि घरेलू जलापूर्ति का विसंक्रमण क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। किन्हीं दो विधियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, यहाँ पर 3 है, आपको 2 बतानी है जो आपको अच्छे से याद हों। तो विरंजक चूर्ण द्वारा जलापूर्ति का विसंकरण आवश्यक है, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा किया जा सकता है, या फिर क्लोरेमिन द्वारा किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं इनको आप पढ़ करके जाइएगा, और जो 2 आपको सही से याद हो जाएं, अच्छे से उनके समझ हो जाए, वो आप वहाँ पर लिख के आइएगा, जिससे कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चन का आंसर देखे और आपको फुल मार्क्स दे करके जाए। देखिए इंग्लिश में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, व्हाई इज डोमेस्टिक वाटर सप्लाई डिसइंफेक्शन नेसेसरी, ब्रीफली डिस्कस एनी 2 मेथड। कोई भी 2 मेथड को आपको शॉर्टकट में लिखना है, जिससे कि 4 से 5 लाइन में ये बने। तो आपको वाटर का जो विसंक्रमण है वो कैसे करना है, उनकी विधियों को एक्सप्लेन करना है। संकरण से क्या समझते हैं? जो संकरण होते हैं जिनको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। संकरण से क्या समझते हैं, और sp2 और sp3 संकरण की उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। देखिए sp यानी कि sp1, sp2, sp3 संकरण की उदाहरण देकर व्याख्या करनी है। यानी कि हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय गिवन एग्जाम्पल। मतलब क्या करना है कि इसके जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके बारे में आप कितना जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप कितना जानते हैं उसको 3 से 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद क्या करना होगा, sp क्या है, sp2 क्या है, sp3 क्या है, ये आपको एग्जाम्पल दे करके समझाना है, जिससे कि आपका आंसर और भी सही से स्पष्ट लगे। अब नेक्स्ट है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये आपको बताना है, और एक इसका साफ सुथरा एक चित्र बना देना है, जिससे कि आपका जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से दिखे। इसलिए उसको साफ सुथरा, और साथ में उसके जो भी कंपोनेंट होंगे, जो भी नाम होंगे, वो आपको वहाँ पर लिख देने हैं। तो व्हाट इज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड डिस्क्राइब द बॉम्ब कैलोरीमीटर स्ट्रक्चरली। मतलब उसकी स्ट्रक्चर को ऐसा स्पष्ट तरीके से बनाना है कि आपकी थ्योरी पर नज़र ना जाए, आपके डायग्राम पर एग्जामिनर की नज़र टिके और आपको फुल मार्क्स देके जाए। नेक्स्ट है, बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से कोयले अथवा द्रव ईंधन का उसमें मान ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ना, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोयले को या फिर द्रव ईंधन का उसमें मान ज्ञात करते हैं। बट इसकी विधि क्या होती है ये आपको बतानी है, कैसे कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग से लेके आखिर तक। जब तक इसका जो मान है वो हम निकालते हैं, तब तक की आपको जो विधि है उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसको लिख देना है। इंग्लिश में आएगा, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल और लिक्विड फ्यूल विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से कोल और लिक्विड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसके मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है, कैसे वो डिटरमाइन की जाती है उसको आपको वहाँ पर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शुद्ध करने की निम्न में से किसी एक विधि की सचित्र विस्तृत विवेचना कीजिए। देखिए जल को शुद्ध करने की विधियाँ यहाँ पर दी गई हैं 2, आयन विनिमय रेजिन विधि या फिर परम्यूटेट विधि। तो इन दोनों में से किसी एक को चित्र सहित यानी कि उसका डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाने के साथ साथ आप जिस तरीके से डायग्राम बनाएंगे उसको एक्सप्लेन करना है, क्या इसका उपयोग होता है, कैसे ये यूज़ की जाती है और किस लिए यूज़ की जाती है, इसको आपको बता देना है। तो फर्स्ट है जैसे आयन एक्सचेंज रेजिन विधि, आयन विनिमय रेजिन विधि। परम्यूटेट विधि बोला जाता है जिसको जियोलाइट प्रोसेस बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवापकर्षणीय बहुलक किसे कहते हैं।
देखिए, जैवाकर्षणीय बहुलक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं ये आपको डेफिनेशन में बताना है और साथ ही एक्सप्लेन करना है इसका एग्जाम्पल कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, फिर से शॉर्ट नोट का आपको यहाँ पर फिर से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे ऑक्टेट संख्या तथा सीटेन संख्या क्या है, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है जिससे कि आप वहाँ पर जा कर के भूल ना पाओ और इन दोनों को अच्छे से लिख सको। नेक्स्ट है बीओडी और सीओडी क्या है, इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। पीएएन और आरडीएक्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। और टेफ्लॉन क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, इसकी विधि क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ होता है, सब आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है जब भी आप इसका शॉर्ट नोट लिख पाओगे। नेक्स्ट है CO तथा NO का आणविक कक्षक आरेख बनाइएगा। तो ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम ऑफ CO और NO। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका ऑर्बिटल डायग्राम जो आणविक कक्षक आरेख होगा वो आपको बनाना है और उसमें कहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं वो आपको वहाँ पर बताने होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हीं 3 भागों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ पार्ट हैं उनके आपको आंसर बताने हैं। जैसे फर्स्ट है सूचक को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देकर अम्ल क्षार सूचक के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, सूचक क्या होते हैं यानी कि जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर की आपको डेफिनेशन देनी है और एक्सप्लेन करना है कि उसका जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिकेटर का जो प्रिंसिपल है जिसको सिद्धांत बोला जाता है उसको एग्जाम्पल दे करके आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अम्ल क्षार सूचक क्या है ये आपको बताना है और उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल दे करके उसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोल गैस अथवा प्रोड्यूसर गैस की निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम को अच्छे से बना करके जाइएगा, जैसे जैसे डायग्राम आप बनाओगे वैसे वैसे आप उसमें एक्सप्लेन करते जाइएगा। डिस्क्राइब ग्राफिकली द मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ कोल गैस और प्रोड्यूसर गैस। कैसे कोल गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाई जाती है, तो कोल गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस दोनों में से कोई एक, और उनका जो है कैसे निर्माण होता है, कैसे उसका हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्री का पूरा जो सचित्र वर्णन है वो आपको वहाँ पर बना देना है। नेक्स्ट है पाउली के अपवर्जन नियम को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाउली के अपवर्जन नियम को समझाइए। 3p6 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समझाइए। राइट द पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, write the values of all 4 quantum number for 3p6। तो 3p6 के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको बतानी है और पाउली का एक्सक्लूसिव लॉ यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या है वो आपको वहाँ पर समझा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर समझाइएगा। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है ये आपको बता देना है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट आपके सामने है विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है ये आपको डेफिनेशन के माध्यम से समझाना होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। नेक्स्ट है निम्न के IUPAC नाम बताइए। देखिए IUPAC जो है ये आपको याद करके जाने हैं। जो भी हम यहाँ पर कुछ IUPAC बता रहे हैं जिसमें से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट है CH3 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर CH के साथ सिंगल बॉन्ड में CH3 भी जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। जैसे यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1,3-ब्यूटेडाइन 1,3-ब्यूटेडाइन। ओके, नेक्स्ट में HCOOH यहाँ पर हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एथेनॉल, इसको बोलते हैं एथेनॉल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 इसमें ब्रांचेस बना करके जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2-मिथाइल
पेंटेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। तो इनको नाम को आप याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को अपने रफ पेपर पे बना करके और उनके नाम आप याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में 100% मिलने वाले हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट में देखिए CH3 होल थ्राइज CCH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन। C2H2 का बहुत ज़्यादा आता है जिसका नाम हो जाएगा इथाइन। ओके, नेक्स्ट है CH3 COOH, CH3 COOH, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? हेक्स 4N1 आइन, या फिर हम बोल सकते हैं कि 4,1 हेक्सेन आइन, 4,1 हेक्सेन आइन बोल सकते हैं। ठीक है, 4,1 को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम हो जाएगा एथेन डायोइक अम्ल, एथेन डायोइक अम्ल। नेक्स्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी के साथ ब्रांचेज में जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड OH। तो OH जहाँ पर जुड़ा होगा तो उसमें क्या आएगा? ऑल आता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप 2 in 1 ऑल। तो दोस्तों ये था आज का अप्लाइड केमिस्ट्री इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का एक सैम्पल पेपर जो कि आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो। उसके लिए आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप पढ़ करके एक अच्छे मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वीडियो हैं, उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।